नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मॉनसून सत्र को लेकर विधानमंडल दल की बैठक आज है। बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के विधानमंडल दल की बैठक है। मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ सदन में भीतर दल के रुख को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। कल यानी कि 19 अगस्त से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर बैठक रखी गई है। सदन में भीतर दल के रुख को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों के विधानमंडल दल की ये बैठक होगी। मॉनसून सत्र को लेकर विधानमंडल दल की बैठक रखी गई है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के विधानमंडल दल की ये बैठक होने वाली है। मॉनसून सत्र को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। इसी के साथ सदन में भीतर दल के रुख को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि कल यानी कि 19 अगस्त से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर आज विधानमंडल की बैठक है, जिसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों की ये बैठक होने वाली है। मॉनसून सत्र को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। इसी के साथ सदन में भीतर दल के रुख को लेकर भी रणनीति बनेगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कल 19 अगस्त से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी के साथ मॉनसून सत्र को लेकर आज चर्चा भी की जाएगी। बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के विधानमंडल की आज बैठक है, जिसमें सदन में भीतर दल के रुख को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी मॉनसून सत्र को लेकर। आपको बता दें कि 19 अगस्त से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। और इसी के साथ विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है। दोनों दलों, कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों की ये बैठक होगी, जिसमें मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी और इसी के साथ मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सदन में भीतर दल के रुख को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। मॉनसून सत्र को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। इसी के साथ सदन में भीतर दल के रुख को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, मॉनसून सत्र से जुड़ी है, जहां कल यानी कि 19 अगस्त 2025 से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। गैरसैंण में इस बार मॉनसून सत्र है, जिसको लेकर सारी तैयारियां कर ली जा चुकी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अमित रतूड़ी से। अमित, जिस तरीके से आज विधानमंडल की बैठक है, दोनों दलों की ये बैठक होगी, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए प्रिया, आपको बताएं कि चूंकि मानसून सत्र जो है कल यानी कल 19 तारीख से शुरू होने जा रहा है गैरसैंण भराड़सैंण में। और हर बार ये प्रक्रिया होती है कि विधानसभा का जो सत्र होता है उससे पूर्व एक दिन पूर्व जो है ये विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जाती है। और आज की हम बात करें, चूँकि भराड़सैंण में सत्र हो रहा है, गैरसैंण सत्र हो रहा है, तो वहाँ पर आज जो है देर शाम को ये एक बैठक होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत तमाम जो विधायक होंगे ये सम्मिलित होंगे और विधानसभा जो अध्यक्ष ऋतु खंडूरी वहां पर सम्मिलित रहेंगी। और उनके समक्ष यही विषय उठाए जाएंगे, किस तरीके से सत्र जो आहूत होना है वो शांतिपूर्ण सत्र चले, किस तरह से उसमें कोई बाधा ना आए, किस तरह से वहां पर काम किए गए हैं, इन्हीं चीजों पर रूपरेखा बनाए जाने के मद्देनजर ये एक औपचारिक, जिसको हम कह सकते हैं, ये एक विधानमंडल दल की जो बैठक होनी ये होगी आज वहां पर। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से बैठक भी रखी जाएगी, दोनों दलों की बैठक होगी और जो विधानसभा अध्यक्ष है वो मौजूद रहेंगे। ऐसे में कल मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। गैरसैंण में इस बार मॉनसून सत्र रखा गया है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार? देखिए, अगर हम मानसून सत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं मानसून सत्र चूंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसको बोला गया है गैरसैंण को, और चूंकि सत्र मानसून में चल रहा है, मानसून सत्र इसको बोला जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तैयारियां तो पूरी तरह से कर दी गई हैं। तैयारियां भी हम बात करें तो जिस तरीके से अगर हम बात करें तो पूर्व में जो बजट सत्र पास हुआ था वो फरवरी माह में पास हुआ था देहरादून में, चूंकि उसको किया जाना था गैरसैंण में, लेकिन चूंकि गैरसैंण में डिजिटल चूंकि विधानसभा पूरी तरह से नहीं हो पाई थी, वो नोवा नहीं हो पाई थी, ऐसे में अब चूंकि वहाँ पर शायद डिजिटलाइजेशन हो चुका है, नोवा हो चुका है, अब चूंकि वहाँ पर सत्र चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि जो चूंकि गैरसैंण में जो सत्र होने जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं चाहे पक्ष के विधायक हों या विपक्ष विधायक, खासकर विपक्षी विधायक की तरफ से इसमें कई सारे सवाल उठाए जाएंगे, जहाँ पर हंगामेदार ये सत्र भी हो सकता है। और सत्र इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से गैरसैंण में हम बात करें तो चूंकि 4 दिन सत्र हो रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि सत्र कम से कम 1 महीने चलना चाहिए। विधानसभा का जो भी सत्र है गैरसैंण चलता है
चाहे वो मानसून चले या फिर ग्रीष्मकालीन चले, वो 1 महीना चले, कम से 1 माह चले, लेकिन 4 दिन में सत्र चलेगा। ऐसे में हंगामेदार रहने का आसार है और विपक्ष यही आरोप लगातार आ रहा है और कटाक्ष भी कर रहा है कि सत्र जो है वो लंबी अवधि का होना चाहिए, लंबे दिनों का होना चाहिए, लेकिन सत्र सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। अब देखना ये होगा जिस तरह से कल सत्र चलेगा और क्या कुछ उसमें आते हैं, क्या कुछ उसमें सवाल जवाब आते हैं विधायकों की तरफ से, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, और किस तरीके से वहां पर चूंकि संसदीय कार्य मंत्री फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो सुबोध उनियाल को बनाया गया, किस तरह से वो जवाब देते हैं, क्या कुछ निर्णय होता है, ये देखने वाली बात रहेगी प्रिया। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के निर्वाचन पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में ये सुनवाई होनी है। पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था, जिसके बाद जिला पंचायत के 5 सदस्यों के अपहरण का आरोप लगा था और हाईकोर्ट में जो कांग्रेस है वो पहुंची थी। हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को आदेश दिए थे सदस्यों को ढूंढकर मतदान करने के भी आदेश दिए थे। परिणाम को रिजर्व रखा गया था और हाईकोर्ट के समक्ष आज इसको प्रस्तुत किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां परिणाम को रिजर्व रखा गया था और हाईकोर्ट के सामने आज इसे रखा जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट फैसला लेगा कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ आदेश आते हैं। हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां जिला पंचायत सदस्य के विवाद में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था चुनाव को लेकर, जिसके बाद जो कांग्रेस है वो हाईकोर्ट पहुंची थी और बीजेपी पर 5 सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया और पुलिस प्रशासन को सख्त आदेश दिए थे कि सदस्यों को ढूंढकर लेकर आया जाए और मतदान कराने के भी आदेश दिए थे। परिणाम को भी रिजर्व रखा गया था और आज हाईकोर्ट के सामने परिणाम को प्रस्तुत किया जाएगा और हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है ये देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी, जिसको लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। कार्यालय के बाहर कांग्रेस और बीजेपी में बवाल देखने को मिला था। कांग्रेस ने बीजेपी पर 5 सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया था, जिसके बाद जो कांग्रेस है वो हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चुनाव कराने के आदेश दिए और इसी के साथ पुलिस प्रशासन को ये भी आदेश दिए थे कि जो 5 सदस्य गायब हैं, लापता हैं, उन्हें ढूंढ कर लेके आया जाए। और इसके बाद जो सदस्य हैं अगले ही दिन सामने आए थे, उन्होंने वीडियो जारी कर कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया था और इसी के साथ कार्रवाई की मांग भी की थी, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट में जो परिणाम रिजर्व रखे गए थे उनको रखा जाएगा और उसके बाद हाईकोर्ट इस पर फैसला लेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता अमित रतूड़ी से। अमित, जिस तरीके से आज हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई होती है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और कितने बजे ये फैसला सामने आ सकता है? जी प्रिया, आपको बताएं जिस तरीके से 14 तारीख को जो 7 जनपदों में चूंकि चुनाव होने थे जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर, उपाध्यक्ष को लेकर, तो सभी जगह संपन्न हुए थे 6 जनपदों में, लेकिन 7वां जनपद जो अगर हम बात करें नैनीताल जनपद में, तो वहां पर अगर हम बात करें तो नैनीताल जनपद में जो जिला पंचायत अध्यक्ष की हम बात करें तो वहां पर जो चुनाव जो चल रहे थे, वहां पर जिस तरीके से 14 तारीख को जो चाहे वो कांग्रेस के जो 5 जिला पंचायत सदस्य थे उनके अपहरण की बात सामने आती है। कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर कि उन्होंने उनका अपहरण किया है और कांग्रेस ये कहती है कि उनके साथ चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, उप नेता प्रतिपक्ष हो, इनकी हमारे साथ हाथापाई की गई, हमारे जो जिला पंचायत जो सदस्य थे उनको अपहरण कर लिया गया। उसके पश्चात जो है इस पूरे मामले पर निर्वाचन आयोग अपना सख्त रुख अख्तियार करता है और पुलिस को ये निर्देश देता है कि आप 5 जिला पंचायत सदस्यों को ढूंढिए। तो पूरी प्रक्रिया चलती है, पूरे 14 तारीख की हम बात करें रात तक चलती है, 15 तारीख तक चलती है, लेकिन 15 तारीख को पूरा मामला चूंकि हाईकोर्ट में जाता है। हाईकोर्ट अपना जो फैसला है, क्योंकि 5 जो जिला पंचायत सदस्य इन्होंने वोटिंग नहीं की है, ना तो चूंकि अधिकृत प्रत्याशी कांग्रेस के थे, लेकिन ना तो इन्होंने बीजेपी की तरफ वोटिंग की है, ना इन्होंने कांग्रेस के अपने समर्थित जो अपना इनका जो पार्टी वहां पे इन्होंने वोटिंग की। लेकिन हाईकोर्ट ने अपना फैसले को सुरक्षित रखा हुआ था 14 तारीख को। और अगर हम आज बात करें तो आज इस पूरे मामले में फैसला होना है कि कौन नैनीताल में जिला पंचायत
अध्यक्ष पद पर काबिज होगा, कौन उपाध्यक्ष पद पर काबिज होगा। क्योंकि अध्यक्ष पद की बात करें, अध्यक्ष पद पर दीपा धर्माल है बीजेपी से, कांग्रेस से बात करें, कांग्रेस से पुष्पा नेगी है जो समर्थित प्रत्याशी कांग्रेस की। अब चूंकि सुनवाई होनी है 12 बजे से, ये सुनवाई हाईकोर्ट में चलेगी, नैनीताल हाईकोर्ट में चलेगी, और उसके पश्चात ही पूरे मामले का पटाक्षेप होगा कि कौन इसमें जीतेगा। हालांकि पूरे मामले को देखते हुए अगर हम बात करें तो 11 कुल हम बात करें कुल 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, क्रॉस एफआईआर की गई है, जिसमें 4 कांग्रेस के नेता शामिल हैं, जिसमें यशपाल यादव हों, सुमित हृदय हों, पूर्व विधायक अगर हम बात करें वो शामिल है इसमें। दूसरी तरफ हम बीजेपी बात करें, बीजेपी के जो वर्तमान जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट सहित तमाम जो अन्य नेता हैं वो इसमें शामिल हैं, जिनके ऊपर क्रॉस एफआईआर की गई है। अब देखना ये होगा कि जब 12 बजे के पश्चात जो भी सुनवाई होगी हाई कोर्ट का क्या निर्देश आता है, और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो भी निर्देश आएगा वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आने की संभावना प्रतीत होती है। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से यहाँ पे 5 जो सदस्य गायब चल रहे थे उन्होंने चुनाव नहीं किया, तो क्या ऐसा कोर्ट भी फैसला ले सकती है कि चुनाव को दोबारा से कराया जाए इस जिले में, या फिर जो पहले जिन्होंने वोट किया उसी के आधार पर रिजल्ट को घोषित किया जाए? क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए बिल्कुल आपने वाजिब सवाल उठाया। देखिए अगर हम बात करें चुनाव करने को लेकर के, जिस तरह से 5 जो सदस्य गायब हुए थे, लेकिन इन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने अपना बयान दिया है कि ये गायब नहीं है बल्कि ये अपने घूमने आ रखे हैं। बात यहाँ पे पूरी तरह से खत्म होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि चुनाव करने को लेकर या अन्य चुनाव तब उस प्रक्रिया में कराया जाता है क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कहा जाता है, या फिर कोई भी चुनाव प्रक्रिया होती है कि अगर जब क्रॉस वोटिंग हो या वोटिंग में कोई दिक्कतें हो, कोई परेशानियां हो, कोई अन्य चीज, तब वोटिंग कराई जा सकती है। ऐसे में चूंकि 5 लोगों ने सदस्यों ने वोटिंग नहीं की है, उससे इस मतगणना पर जो 14 तारीख को हुई उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके इतर जिन भी लोगों ने, चाहे वो भाजपा अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन जिन लोगों ने वोटिंग की है, या फिर जिन लोगों ने कांग्रेस के समर्थक प्रत्याशी पुष्पा नेगी के समर्थन वोटिंग की है, उनके आधार पर चूंकि ये सीलबंद लिफाफा कोषागार में बंद हो रखा है और आज ही इसको हाईकोर्ट जारी करेगा, खोलेगा, तो उसी के आधार पर ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाए कौन जीतेगा, कौन हारा है, कौन वहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर काबिज हुआ है। तो इन जो 5 जो सदस्य जो गायब हुए थे, जिन्होंने बाद में अपना वीडियो जारी करके कहा है कि वो घूमने गए थे, तो इस चीज का इस पूरे प्रक्रिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो चुनाव होना, क्योंकि चुनाव नहीं होगा इसमें, क्योंकि चुनाव के लिए अलग प्रक्रिया होती है कि अगर आपका जो या तो कोई अगर जो जी बिल्कुल अमित, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्राधिकरण नियमावली, मास्टर प्लान की कार्य प्रणाली समेत अपनी कई मांगों को लेकर बद्रीपुरी में पिछले 13 दिनों से चल रहा स्थानीय लोगों और होटल कारोबारियों, पंडित समाज आदि के जन आंदोलन को आज अपने समर्थन देने के साथ साथ बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति की पदाधिकारियों के साथ बातचीत करने बद्रीनाथ विधायक धाम पहुंचे। स्थानीय विधायक लखपत बुटोला ने पहले मंदिर पहुंचकर भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन किए, जिसके बाद बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति से बातचीत के बाद कहा कि मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें यहां की समस्याओं को भी उठाया जाएगा। मानसून सत्र शुरू होने वाला है, 19 तारीख से शुरू होगा, और उससे पहले में यहाँ पे जो हमारे तमाम लोग हैं जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, और आप भी पूरी जो व्यवस्थाएँ 4 धाम के अंदर हो रही थी, यहाँ पे स्थानीय लोगों को जो समस्याएं हो रही उसको लेकर के मैंने तमाम बातें उन लोगों से की है, और इस चीज़ को लेकर विधानसभा के पटल पे मैं उठाऊँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस पर संज्ञान लेने की बात करूँगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता संजय से। संजय, जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, 13 दिन बीत चुके हैं और आज विधायक ने आश्वासन दिया है कि वो जो मॉनसून सत्र में है उसमें आवाज उठाएंगे, क्या कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है? देखिए आज जो है इस आंदोलन को 14 दिन में प्रवेश कर चुका है, और 13वें दिन में जो ये बद्रीश जो संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो ये स्थानीय लोगों का पर्यटन कारोबारी, होटल कारोबारी और पंडित समाज जितने भी स्थानीय लोग हैं, पांडुकेश्वर से माणा के बीच में उनका ये आंदोलन है, और ये आंदोलन उनके जो हक हकूक हैं और साथ ही जो
प्राधिकरण बनने के बाद जो इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा मास्टर प्लान को लेकर के, जो उनकी समस्या है, तो 14 सूत्री मांगों को लेकर के उनका ये एक प्रदर्शन चल रहा है। और आज रणनीति बदलते हुए जो है 11 से 2 बजे के बीच 2 से 3 घंटे का जो है संपूर्ण बद्रीनाथ का जो प्रतिष्ठान है, व्यापार सभा द्वारा जो है बंद की घोषणा की गई। और आज से जो है क्रमिक अनशन भी जो है ये लोग अब बद्रीपुरी में शुरू कर रहे हैं। तो रणनीति अब जो है बदल चुकी है इनकी। और साथ ही कल जो है मौके पर जब विधायक बद्रीनाथ पहुंचते हैं तो लंबी वार्ता के बाद उन्होंने भी जो है प्रेस वार्ता करके बताया था कि कल से जो मानसून सत्र जो है गैरसैंण भराड़ीसैंण में शुरू होने जा रहा, तो उसको लेकर के भी वो पटल पर जो है यहाँ जो चारधाम में हो रही अव्यवस्थाओं सहित जो बद्री संघर्ष समिति की जो मांगे हैं उनको भी जो है पटल में रखेंगे। और इससे जो है इनके आंदोलन को भी बल मिला। अब देखना ये होगा कि मानसून सत्र में किस तरह जो है लखपत बटोला जो स्थानीय विधायक है बद्रीनाथ के, वो इनकी मांगों को रखते हैं। जी बिल्कुल संजय, देखना होगा क्या कुछ विधायक मानसून सत्र में इनकी मांगों को रखते हैं और क्या कुछ फैसला आता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जब मैं सच बोलता हूं तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है। गैरसैंण में सत्र कराना उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा करना होता है। पक्ष और विपक्ष आपस में मिलकर 3 दिन में सत्र को निपटा देते हैं और हेलीकॉप्टर का इंतजार किया जाता है कि कब यहां से भागा जाए। उन्होंने सत्र में होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि विधायकों और मंत्रियों के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन अन्य कर्मचारियों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। चीज में मतलब कई बार जब मैं सच बोलता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है, ये मजाक होता है। देखिए, मैं जब खुद भी मंत्री था, चाहे भाजपा सरकार में मंत्री था, चाहे कांग्रेस सरकार में मंत्री था, ये धोखा होता है उत्तराखंड के लोगों के साथ। जब सत्र होता है तो 3 दिन में दोनों पक्ष विपक्ष मिल जाते हैं और फिर शोर शराबा करके और 2-3 दिन के अंदर निपटा देते हैं। सब लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब भागे हम लोग। तो ये जो अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मंत्रियों के लिए तो व्यवस्था हो गई, विधायकों के लिए भी व्यवस्था हो गई, लेकिन जो स्टाफ होता है, ड्राइवर है, स्टाफ है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। वो लोग गाड़ियों में सोते हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं होती है। और इसलिए मैं सोचता हूँ ये जो गैरसैंण के नाम पर इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के तल्लीताल में सड़क चौड़ीकरण को लेकर जिला प्राधिकरण सचिव के नेतृत्व में कई विभागों की टीम ने भवाली रोड और डाकघर का स्थलीय निरीक्षण किया। विभागीय अधिकारियों ने पोस्ट ऑफिस और भवाली रोड में चौड़ीकरण के दौरान आ रहे पेड़ों को हटाने को लेकर विचार विमर्श किया। साथ ही पैमाइश कर चौड़ीकरण में ध्वस्त किए जाने वाले क्षेत्र को चिन्हित किया। जिला प्राधिकरण सचिव विजयनाथ शुक्ल के नेतृत्व में डाक विभाग, लोनीवी, सिंचाई विभाग, वन विभाग और कैंट के कर्मचारियों ने सड़क चौड़ीकरण को लेकर तल्लीताल क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने डाक विभाग के परवर अधीक्षक अमित दत्त से पोस्ट ऑफिस को हटाने और शिफ्ट करने को लेकर चर्चा की। कि हम लोग को पता है कि मानस खंड के अंतर्गत भवाली नैनीताल रोड का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है और जिसके उपरांत हम लोग ने सबसे पहले सीईओ कैंट जो है उनके साथ निरीक्षण किया था, तो उनके द्वारा सहमति दे दी गई थी कि इसका चौड़ीकरण कर लिया जाए। जो ये लास्ट का 300 मीटर सकरा है उसमें कुछ पेड़ आ रहे हैं कैंट के, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ और साथ में पोस्ट ऑफिस का कुछ एरिया शिफ्ट होगा बैक साइड, तो पोस्ट ऑफिस के जो एसएसपी साहब हैं उनके साथ भी निरीक्षण किया गया, तो उनके द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। तो हम लोग इसमें डीपीआर बनाने का काम करेंगे। नैनीताल जिले के रामनगर कोसी बैराज के पास रविवार को 25 वर्षीय मदन कश्यप मछली पकड़ते समय हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि अचानक पैर फिसलने से मदन कोसी नदी में तेज बहाव में बह गए। मौके पर मौजूद साथियों ने बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव हनुमान धाम क्षेत्र से बरामद किया गया। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मदन कश्यप जो बम्बा घेर का निवासी है, आज लट्ठा महादेव कोसी बैराज के पास मछली पकड़ते समय कोसी नदी में बह गया था, जिससे फायर सर्विस, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से
हनुमान धाम के पीछे कोसी नदी में से उसका शव बरामद कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई की जा रही है। रुड़की के गंगनहर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल पनियाला मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बुलेट सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। साथ ही पुलिस ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। मौके पर पहुंचे एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि गिरफ्तार हुआ ओवेश नाम का बदमाश गंगनहर थाने का कुख्यात हिस्ट्री शीटर है, जिस पर पहले से ही कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। ये थाना गंगनहर क्षेत्र में पनियाला कट के पास में वाहन चेकिंग जो लगातार हमारे यहाँ चलती रहती है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें ये एक व्यक्ति जो बुलेट मोटरसाइकिल जो सिल्वर कलर की मोटरसाइकिल है उसमें उसे रोकने की कोशिश की गई। उसके द्वारा न रोकते हुए गाड़ी को वहाँ से दौड़ाया गया। पुलिस के द्वारा जब उसका पीछा किया गया, उसने पुलिस पर फायर किया। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसके मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी। सरकार का दावा है कि बीजेपी की सरकार में पीएम मोदी के नेतृत्व में तेज गति से उत्तराखंड विकास कर रहा है। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटा और सारे कर्मियों को टास्क भी दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से वादा किया है कि 2047 में देश विकसित भारत होगा और देश की जनता ने एक सपना देखा है कि जब देश विकसित होगा तो उसकी तस्वीर कैसी होगी। पीएम मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी विकसित भारत पर तेजी से काम कर रहे हैं। मेरा आप सबसे कहना है कि उत्तराखंड को हमें देश का अग्रणी राज्य बनाना है और ये हमारा अग्रणी राज्य बनाने का, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का, ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है। इस संकल्प को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब एक एक जन हमारे एक संकल्प को आगे बढ़ाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प भी तभी पूरा होगा जब हमारा विकसित उत्तराखंड बनेगा। और विकसित उत्तराखंड तभी बनेगा जब उत्तराखंड का एक एक कोना, एक एक गांव, एक एक सुदूरवर्ती क्षेत्र विकसित बनेगा। कल्पना करिए कि जब देश की आज़ादी के 100 साल हो रहे होंगे, उस समय जहां आज आपकी पहली पोस्टिंग आपको मिलने वाली है, वो स्थान कैसा होगा। आज से मैं आप सबको एक काम भी देता हूं, धंधा ये थोड़ा, और राजेश जी आप भी, कि ये लोग पहले दिन से अपने कार्यस्थान को आज ही से अडॉप्ट कर लें। जिस अस्पताल में मेरी नियुक्ति होगी, जिस स्वास्थ्य केंद्र पर मेरी नियुक्ति होगी, उस स्वास्थ्य केंद्र को हर दृष्टि से मैं अच्छा बनाऊंगा। देहरादून में आयोजित चिकित्सा अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम धामी ने नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मचारियों को टास्क भी दिया है। सीएम ने कर्मचारियों से कहा है कि विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड का सपना तभी साकार हो सकता है जब प्रदेश के कोने कोने का विकास होगा। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाले आप ही सब लोग हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है। लेकिन 1% दिमाग मेरा उधर भी है कि मेरे जेब में मोबाइल है, मैं थोड़ी देर में जाके बाहर देखूंगा कि मैं 2 घंटे से मोबाइल नहीं देख पाया हूँ। कहीं पर कोई ऐसा समाचार तो नहीं है, कहीं किसी रिलीफ की आवश्यकता तो नहीं है। तो इसलिए मेरा आप सबसे कहना है कि उत्तराखंड को हमें देश का अग्रणी राज्य बनाना है और ये हमारा अग्रणी राज्य बनाने का, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का, ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि हम लोग जीवन में जो भी काम करते हैं उसे ईमानदारी से करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि आप लोगों की जहां भी पहली पोस्टिंग हो रही है, उस स्थान को सभी कर्मी गोद लें और उस क्षेत्र की समस्याओं को सरकार की मदद से दूर करें, ताकि विकसित उत्तराखंड का सपना तेजी से साकार हो सके। इस संकल्प को हम तभी पूरा कर पाएंगे
जब एक एक जन हमारे एक संकल्प को आगे बढ़ाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प भी तभी पूरा होगा जब हमारा विकसित उत्तराखंड बनेगा। और विकसित उत्तराखंड तभी बनेगा जब उत्तराखंड का एक एक कोना, एक एक गांव, एक एक सुदूरवर्ती क्षेत्र विकसित बनेगा। कल्पना करिए कि जब देश की आज़ादी के 100 साल हो रहे होंगे, उस समय जहां आज आपकी पहली पोस्टिंग आपको मिलने वाली है, वो स्थान कैसा होगा। आज से मैं आप सबको एक काम भी देता हूं, धंधा ये थोड़ा, और राजेश जी आप भी, कि ये लोग पहले दिन से अपने कार्य स्थान को आज ही से अडॉप्ट कर लें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।